फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, बराबर है। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सब बराबर है ना। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होता है, पहले ओवरऑल लेवल पे देख लो, फिर हम लोग उसका नेटिग्रिटीज डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है ना, ये गवर्नमेंट बनाती है, जिसको हम लोग पहले बोलते थे एग्जिट पॉलिसी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली जो भी इंपोर्ट होता है, जो भी एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हम लोग मेंबर्स हैं, बराबर है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो इन दैट केस हम लोग जो है वो सारे के सारे व्हाट इज इट कंट्रीज के साथ डीलिंग करते हैं जनरल बेसिस पे, ठीक है। अब उस केस में जितने भी अपने मेंबर कंट्रीज है उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस बना के रखना पड़ता है। किसी के साथ अपने मोस्ट फेवर्ड नेशन के एग्रीमेंट्स होते हैं, किसी किसी के साथ सिर्फ लेन देन वाले एग्रीमेंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साथ अपना इतना ज्यादा नहीं हो, जितना लो दो वो वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, इट विल बी ऑन अ फॉर्मल बेसिस, बराबर है। वही जगह पे लेकिन अगर अपन देखेंगे तो बहुत सारे कंट्रीज है, मलेशिया है, सिंगापुर है, फिर आप देखोगे तो यूके है, यूएस का पार्ट है, जहाँ पे हमने बहुत सारे सब्सिडीज वगैरह भी देखे रखे हुए हैं, या जो भी है मोस्ट फेवर्ड नेशन का एग्रीमेंट वगैरह बना के रखा हुआ है। तो दीज ऑल थिंग्स कम अंडर द एफटीपी पॉलिसी, दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। अब ये पहले सिर्फ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी हुआ करता था, तो उन्होंने उसका नाम चेंज करके, एग्जिम पॉलिसी का नाम चेंज करके उन्होंने क्या कर दिया, एफटीपी पॉलिसी। एफटीपी पॉलिसी करने से क्या हो गया कि फॉरेन ट्रेड पूरा का पूरा उसके अंदर कम हो, जो स्कोप है वो तुम्हारा ब्रॉडन आउट हो। जो पहले सिर्फ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बोलते थे हम लोग, अभी वो ब्रॉडन आउट होकर सारी चीजें उसके अंदर कवर हो। तो जितना भी ट्रेड रिलेटेड मैटर्स रहेगा विद रिलेशन टू द इंटरनेशनल ट्रेड, वो सारा का सारा चीजें ये पॉलिसी के साथ, समझ में आया, ठीक है। एफटीपी पॉलिसी विल वर्क हैंड इन हैंड विद द टैक्स, जो भी अपना कस्टम्स लॉज है, जीएसटी का लॉज है, इनकम टैक्स का लॉज है, उसके साथ ये एफटीपी पॉलिसी हैंड इन हैंड चलता है, उसी हिसाब से ये चीजें एप्लीकेबल हो जाती है, समझ में आया, ठीक है। एज ऑफ नाउ कौन सा एफटीपी पॉलिसी चल रहा है अपना, तो 2023 वाला जो पॉलिसी है वो चीजें हम लोग यहाँ पे चला रहे हैं। पूरा का पूरा एफटीपी पॉलिसी अपने सिलेबस में नहीं है, इट इज रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स अपने सिलेबस में है, तो उतना अपने को यहाँ पे चेक करना, ठीक है। यहाँ पे उन लोगों ने क्या बोला है, देखो इंट्रोडक्शन वही दिया हुआ है आप लोग को। सबसे पहला चीज कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड जो है दैट व्हाट जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसी के लिए, बराबर है कि नहीं। तो वो जगह पे इंडिया ने क्या करना चाहिए, इंडिया ने कोई पैरामीटर्स चाहिए अपने को, जिस बेसिस पे हम लोग रूल्स बना रहे हैं, रेगुलेशंस बना रहे हैं। कुछ चीजें इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्टेड होगी, कुछ चीजें इम्पोर्ट अलाउड होगी, वो सब चीजें भी होती है, करेक्ट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें हैं जो तुम लोगों ने ये ऑथोराइज डीलर्स के थ्रू ही लाना चाहिए, फ्री इंपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है, उसका ट्रैक रिकॉर्डिंग होना चाहिए, तो वो सब चीजों के लिए पॉलिसी बनाने का काम एफटीपी के अंडर अपना हुआ है। क्लियर विद दिस, ठीक है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हिच स्पेसिफाइज द पॉलिसी फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, दैट इज फॉरेन ट्रेड। Its primary purpose is to not merely to earn foreign exchange but also to stimulate greater economic activity। तो देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज तो आता ही, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो वो लोग देखेंगे कि भाई इंपोर्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, होता नहीं है उतना, बट फिर भी वो लोग मेंटेन करेंगे कि जो बैलेंस है वो अपन मिनिमलिस्टिक लेवल, सॉरी जो अपना गैप है वो मिनिमलिस्टिक लेवल पे हम लोग लेके आ जाए, करेक्ट है। तो वही चीजों के लिए प्लस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, कल उठ के अगर अपन जब देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अभी जो अपना सीन चल रहा है ऑयल एंड गैस नेचुरल रिजर्व्स का, बराबर है कि नहीं है, तो उस केस में भी एफटीपी पॉलिसी पिक्चर में आ जाती है कि भाई जैसे उन्होंने बोला कि 1 महीने के लिए हम लोग रशिया से ऑयल लेंगे, या हमारे टैंकर्स जो है वो ईरान पार होने के लिए अलाउ कर रहा है, तो वो सब चीजें भी आपके फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज के अंदर आ जाती है, जहाँ पे कहीं ना कहीं उसके बेसिस पे भी डिसीजंस लिए जाएंगे, समझ में आया, ठीक है। लेजिस्लेशन गवर्निंग द फॉरेन ट्रेड, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 जो है एफटीपी वाला, वो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले, नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred under section 5 of the FTDLR Act 1992, ठीक है। The main legislation concerning the foreign trade is Foreign Trade Development and Regulation, that is FTDLR Act. The FTDLR Act provides for the development and regulation of the foreign trade by facilitating imports into and augmenting the exports from India with the matters connected there with an incidental there, उसके साथ साथ के जो मैटर्स आ जाते हैं वो, ठीक है। अब इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, प्रोविजंस बनाएगा फॉर फैसिलिटेटिंग द ट्रेड्स, कि भाई ये होना चाहिए, ये इस तरह से होना चाहिए, वो उस तरह से होना चाहिए, ट्रेड को फैसिलिटेट और अच्छे से कैसे करेंगे, जितने कंट्रीज के साथ तुम अच्छा रिलेशन बना के चलोगे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उतना ज्यादा वो आपको क्या देंगे, उतना ज्यादा वो आप लोगों को वहां पे ट्रेड करने के लिए देंगे, बराबर है कि नहीं है। सेकंड, प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्टिंग द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स इन स्पेसिफाइड केसेस, कुछ कुछ चीजों का एक्सपोर्ट या कुछ कुछ चीजों का इंपोर्ट वो लोग रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं ये पॉलिसी के थ्रू। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई चीज की इंडिया में ही कमी है, तो आप उसको पहले एक्सपोर्ट करने का नहीं सोचोगे, पहले होम कंजम्पशन सोचोगे कि भाई इंडिया को तो पूरा पड़े, जब अपने को पूरा पड़ेगा तो हम एक्सपोर्ट करने का सोचेंगे, पर जब अपने को ही पूरा नहीं पड़ रहा है, सी exporting something and then importing that thing from outside India is foolishness। जो चीज अपने इंडिया में मिल रही है तो पहले आप इंडिया के कंजम्पशन को फुलफिल करो और फिर एक्सपोर्ट करो। आप यहाँ से उसको एक्सपोर्ट कर दोगे, फिर यहाँ पे कमी पड़ेगी तो कहीं और से इंपोर्ट करो,
तो हम उनका इंपोर्ट करने से अच्छा हम एक्सपोर्ट ना करें, वो बेटर होगा ना। फॉरेन एक्सचेंज तो नहीं जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है कि हम लोग अर्न भी कर रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो वो सब चीजों के लिए तो वो लोग प्रोहिबिट वगैरह कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ऑथोराइज टू फॉर्मुलेट एंड अनाउंस एनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी व्हिच इज अमेंडिंग द सेम फॉर द टाइम टू टाइम। तो उनके पास ये भी पावर्स है कि वो लोग पॉलिसी को अमेंड वगैरह कर सकते हैं। इज ऑथोराइज टू अपॉइंट अ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट इंक्लूडिंग द फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो एफटी व्हाट इज एफजीएफटी, डीजीएफटी हम लोग अप्लाई कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे। डीजीएफटी विल बी अ पर्सन हु विल बी entrusted with the responsibility to make the policies, to make the decisions है। तो वो फॉर्मुलेट करने का भी काम उनको देके रखा हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये सारे पावर्स है। ये पावर्स को यूज करके वो एफटीपी का पॉलिसी निकालेंगे और डीजीएफटी को अपॉइंट। समझ में आया? ठीक है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स एफटीडी एंड डायरेक्ट मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द इंटीग्रेटेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो अपना जो कॉमर्स का डिपार्टमेंट है उन्होंने, मतलब इन गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये पर्टिकुलर एफटीपी का पॉलिसी निकाल के रखा हुआ है। ठीक है। पहले इसको हम लोग एग्जिम पॉलिसी बोलते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बोलते थे। अभी उन्होंने क्या किया, स्कोप को ब्रॉडन करने के लिए उन्होंने उसको एफटीपी का पॉलिसी का नाम। समझ में आया? FTP in general aims at developing the export potential, improving the export performance, encouraging the trade, and creating favorable balance of payment. Obviously, if each and every country will favor the exports, and जितना कम हो सके उतना कम imports. अपने को पता है इंडिया जो है वो नेचुरल गैसेस से लेके वी आर नॉट व्हाट यू से कि विद दैट पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पे अपने पास बहुत सारा रिजर्व्स है। हम लोग बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है। वेयर एग्रीकल्चरल सेक्टर अपने यहाँ पे ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो हम क्या करते हैं उसको इससे नलीफाई करने को थोड़ा बहुत देखते हैं कि भाई जितना इंपोर्ट हम लोग नेचुरल रिजर्व्स और ये सब गैसेस का करते हैं, वो जगह पे अपना एक्सपोर्ट ऑफ दीस काइंड ऑफ थिंग्स, दैट इज आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ज्यादा होना चाहिए, सो दैट हम लोग उस चीज को मेंटेन करके रखते हैं। टेक्सटाइल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब इंडिया में ज्यादा बनता है, तो इसको आप एक्सपोर्ट करने के लिए सोचो। स्पाइसेस हो गए, ये सब चीजें हम एक्सपोर्ट करने के लिए सोचेंगे। वेयर यहाँ पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज योर नेचुरल गैस एंड रिसोर्स, वो वाला पार्ट ज्यादा इंपोर्टेशन में अपना। ठीक है। फीचर्स ऑफ एफटीपी पॉलिसी क्या बोला है यहाँ पे, इट इज जनरली फ्री। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जनरली फ्री होता है अनलेस एंड अनटिल अगर पॉलिसी रेगुलेट करके बोलता है तो, कि भाई ये रेस्ट्रिक्टेड है, ये अलाउड नहीं है एंड ऑल, तो वो आप लोग का लगे। उसके लिए तो अपन वापस फिर अपना टैरिफ एक्ट भी जाते हैं, टैरिफ वगैरह देखने के लिए कि क्या लगेगा कितना लगेगा, वो सब भी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज फ्री, मतलब आराम से लेके आओ लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेस्ट्रिक्टेड जहाँ पे अप्रूवल है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब ये नहीं कि नहीं लेके सकते, लेके आ सकते हो बट अप्रूवल के साथ। एंड थर्ड इज प्रोहिबिटेड, मतलब जो लेके फ्री में कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप लेके आओ लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोहिबिट रेस्ट्रिक्टेड के अंदर क्या हो जाएगा, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्ट प्रोहिबिटेड तो नहीं है। ठीक है। सम गुड्स आर फ्री फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बट कैन बी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड ओनली टू स्ट्रेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस। ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, ये गवर्नमेंट के ऑथोराइज्ड एंटरप्राइजेस होते हैं, जैसे नथिंग बट एजेंट्स टाइप हो सकते हैं। अगर अपने को कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है और वो प्रोडक्ट अगर एसटीई के थ्रू बोला हुआ है, तो मतलब मैं डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर सकती, मुझे पहले एसटीई के पास जाना पड़ेगा, स्ट्रेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस के पास जाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि मुझे ये इंपोर्ट करवाना है, तो वो मेरे को इंपोर्ट करना। ऐसा भी प्रोडक्ट्स कुछ कुछ है। ठीक है। नेक्स्ट, there are restrictions on the export and import of various strategic, health, defense, environment and other reasons. If the goods are restricted for import and export but not prohibited, गवर्नमेंट परमिशन या लाइसेंस देके कर सकते हैं। समझ में आया? अब जैसे डिफेंस के प्रोडक्ट्स हो गए, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स के प्रोडक्ट हो गए, हेल्थ वाला पार्ट हो गया, तो ये सब थोड़े से ट्रिकी वाले पोजीशंस पे आते हैं, तो इनको फ्री इंपोर्ट करने नहीं है। वैक्सीनेशन वगैरह हो गए, वो सब चीजें जो है, तो यहाँ पे फिर रेस्ट्रिक्टेड वाले कैटेगरी में इनको बिलोंग किया जाएगा, जहाँ पे आप क्या करो, अप्रूवल्स लो, आपकी चीजें क्लियर हो गई तो आप इंपोर्ट करवाओ, फिर कोई। समझ में आया? एक्सपोर्ट्स आर प्रमोटेड, ऑब्वियसली प्रमोशनल स्कीम्स होंगे, जितना एक्सपोर्ट ज्यादा होगा उतना बेटर ही है। गुड्स एंड सर्विसेज टू बी एक्सपोर्टेड बट नॉट टैक्सेस, बराबर है कि नहीं? तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, जितना भी आप देखोगे मोस्टली एक्सपोर्टेड गुड्स का जो है वो आपको रिफंड मिल जाता है या तो ड्रॉबैक वगैरह मिल जाता है। समझ में आया? इनपुट जो यूज करते हैं उस पर भी ड्रॉबैक मिलता है और आउटपुट जो है वो टैक्सेबल नहीं मिलता, बहुत ऐसा। समझ में आया? जो इनपुट यूज करोगे उस पर तो टैक्स भरा हुआ रहेगा, उसका ड्रॉबैक मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा, और जो एक्सपोर्ट करोगे उस पर लगेगा, ऐसा भी आपको अलाउ। समझ में आया? कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड एट नेट ड्यूटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट अंडर द स्कीम ऑफ ईपीसीजी, दैट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन क्रेडिट गारंटी। एक्सपोर्ट प्रमोशन क्रेडिट गारंटी का जो स्कीम होता है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कैपिटल गुड्स इंडिया में मंगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा एक कंपनी है, मैं मैन्युफैक्चरिंग करके गुड्स को एक्सपोर्ट करती हूँ, तो वो करने के लिए जो मैंने मशीन इंपोर्ट किया उसके ऊपर ड्यूटी पेबल नहीं है। समझा? ऐसा। नेक्स्ट, फॉर यूनिट्स अंडरटेकिंग टू एक्सपोर्ट ऑल देयर प्रोडक्शन, वहां पे स्पेशल स्कीम्स होते हैं जो ईओयूज और एसईजेड के अंदर होता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट या एसईजेड वाला पार्ट, जहाँ पे आप 100% क्या करोगे, एक्सपोर्ट का ही प्रोसेस कैरी आउट करोगे, तो उनके लिए तो बेनिफिट्स एकदम अलग ही होते हैं, हम लोगों ने पढ़े हुए। ठीक है। In certain specified cases, import get duty exemption, concessions and remissions. In such cases, to enable the domestic supplies to compete, आप इसको क्या करोगे, डोमेस्टिक सप्लाईज की तरह ही लेके चलते हैं।
करेक्ट है, ठीक है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विच वाज announced in April 2023 is an integrated policy for export and import and 1st April 2023 से ये आप लोग का अप्लाइड है। WTO प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन ट्रेड, सबसे पहला WTO क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, प्रोडक्शन एंड प्रेडिक्टेबल एंड ग्रोइंग मार्केट एक्सेस होना चाहिए, सबको होना चाहिए, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। प्रमोटिंग फेयर कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, उनके लिए मार्केट इज ग्लोबल। एंड लास्टली एंकरेजिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये सब चीजें जो है इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने अपने जो एफटीपी पॉलिसी के अंदर इनकॉर्पोरेट करके रखा है, बिकॉज इंडिया इज द मेंबर नेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर। समझ में आया? तो इसके लिए WTO डिस्करेजेस डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री कंपटीशन के लिए हम इंडिया से जो एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर ड्यूटी फ्री कर देते हैं। हम डायरेक्टली एक्सपोर्ट्स को ही व्हाट की कैटेगरी में नहीं डालते, हम क्या बोलते हैं, या तो पे करो ड्रॉबैक मिलेगा, या तो हम बोलते हैं कि एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं पे करना पड़ेगा, इनपुट का जो है वो ड्रॉबैक मिलेगा। डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलते एक्सपोर्ट के लिए जो भी यूज होगा पूरा का पूरा आउट ऑफ द ड्यूटी ही है। एग्जेम्पशन कैटेगरी में नहीं डालते, हम बेनिफिट्स देते हैं उसको, पहले से ही ना नहीं लो। समझ में आया? तो वो चीज आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर एफटीपी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एफटीपी इज डन बाय DGFT, दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये बंदे का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, इसके डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि एफटीपी पॉलिसी इंडिया में बराबर से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका चीजें देखना। एंड अटैच्ड ऑफिस टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफ डिपार्टमेंट। समझ में आया? इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। DGFT सेवरल ऑफिसेस, हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, ऑब्वियसली दिल्ली में, ठीक है। DGFT issues the authorization for import and export authorization, meaning permissions to do under the FTDR Act. इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, आईसी नंबर लेना पड़ता है हर एक इंपोर्टर एक्सपोर्टर को। कोई भी इंपोर्ट करना चाहता है या एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसको आईसी नंबर लेना रहता है। वो आईसी नंबर इशू करने का काम भी कौन करता है आप लोगों का, DGFT ही करेगा। आईएफसी जो रहता है आपका, इट इज सिमिलर एज पैन नंबर होती है, बट वो लोग अलग से इशू ताकि उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लिस्टिंग में वो बंदा आ जाए। Decisions of DGFT is final and binding in respect of the interpretation of the policy. Provisions in the handbook, procedures, appendices, IS निर्यात forms classified of an item of export in the ITCHS, that is आपका nomenclature वाला जो harmonized system of nomenclature 8 digit वाला वही चीज हो। ये सब चीजों को लेके आपका जो DGFT का डिसीजन रहेगा that will be final and binding upon all the parties। वो बोलेंगे कि उसको ये HSN में डालो तो वो ये HSN। समझ में आया? तो इस तरह से उन्होंने ये चीजें करके एग्जेम्पशंस फ्रॉम पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। अगर DGFT को लगता है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में क्या कर सकता है, एग्जेम्पशन, रिलैक्सेशन, रिलीफ्स वगैरह दे सकता है टू अ स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ पर्सन्स, टू जनरल पब्लिक, या तो टू स्पेसिफिक नोटिफिकेशन वगैरह इशू करके वो लोग कर सकते हैं। While granting such exemption, DGFT may impose certain conditions after consulting the norms committee with respect to EPCG committee, अगर कैपिटल गुड्स है तो, and benefits under the EPCG scheme policy relaxation committee। तो ये डिफरेंट कमिटीज है जो DGFT के अंडर बनाई हुई है, जो रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल काम के लिए बने। तो अगर आपको पॉलिसी के रिलैक्सेशंस देने तो आप इनको पूछ के फिर रिलैक्सेशंस दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ इंपोर्टर एक्सपोर्टर इज एग्रीड बाय द डिसीजंस ऑफ द PRC और डिसीजंस बाय एनी अदर अथॉरिटी ऑफ द DGFT, तो वो क्या कर सकते हैं, DGFT को अपील कर सकते हैं। EPCG वालों ने तुम्हारे साथ गड़बड़ किया तो आप DGFT को अपील कर सकते हैं। DGFT विल कंसीडर द रिलैक्सेशन एंड उसके हिसाब से वो डिसीजन मेकिंग कैरी आउट करेंगे। समझ में आया? Government is committed to ease and speedy redressal of the grievances and trade industry. The settlement commission is set up by the Department of the Revenue. तो अगर कभी आप कुछ गड़बड़ करते हो, आपके ऊपर अगर कोई पेनल्टी लगती है, ये सब चीजें होता है, तो आप सेटलमेंट कर सकते हो। सेटलमेंट इज अलाउड ओनली वंस इन अ लाइफ। जैसे अपने इनकम टैक्स एक्ट वगैरह में भी है, बाकी चीजों में भी है, सेटलमेंट आपको वंस इन अ लाइफ टाइम मिलेगा, जहाँ पे आपका प्रोसिक्यूशन वगैरह कम हो जाता है, मतलब आपको जेल वगैरह नहीं होगा, पैसा देके आप उसको निपटा सकते। समझ में आया? तो अगर आप कुछ जैसे कि गलत करते भी हो तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, आपको सेटलमेंट कमीशन का एक ऑप्शन है, बट दैट इज नॉट अवेलेबल एवरी नाउ एंड देन, इट इज ओनली अवेलेबल वंस। ठीक है ना? अदर अथॉरिटीज इन्वॉल्व, एफटीपी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए DGFT इज द प्राइमरी, जिनका काम सुपर मोस्ट रहेगा, फॉरमोस्ट रहेगा, बट उसके साथ साथ ये सारे लोग भी उसके साथ काम करते हैं। पहला ही CBIC, क्योंकि CBIC डील्स विद GST एंड कस्टम्स। जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है सब पे GST एंड कस्टम्स लगता है ऑलमोस्ट, या नहीं लगेगा तो उनके प्रोविजंस की वजह से नहीं लगेगा, तो इसके लिए CBIC के साथ वो लोग काम करते हैं। DGFT shall closely work with CBIC because that is our central board of indirect taxes which deals with two wings, customs and GST। तो उनके साथ वो लोग क्लोजली डील करते हैं, एवरीडे उनका काम रहता है, वो सब चीजें उनको कंसल्टेशन करके ही करना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड, RBI के साथ तो करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस है, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट, फॉरेक्स का पूरा जो भी पार्ट रहेगा वो कौन देखेगा, आपका RBI के साथ ही मिलकर आप लोग देखोगे। एंड थर्ड इज स्टेट GST डिपार्टमेंट्स, बिकॉज यहाँ पे क्या करना पड़ता है आप लोगों को, सम टैक्सेबल पर्सन आर अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ स्टेट GST। इंपोर्ट करके अपन वही स्टेट के अंदर कर रहे हैं, तो स्टेट GST रेगुलेशंस के साथ भी अपने को काम देखना पड़ता है। समझ में आया यहाँ तक का पार्ट? ये पार्ट क्लियर है?
ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट जो है अपना, दैट इज कंटेंट ऑफ एफटीपी पॉलिसी। ठीक है। अब पहले एक बार काम करो, यहाँ तक एक बार रीड आउट कर लो, चेक कर लो, फिर हम लोग कंटेंट्स ऑफ एफटीपी से चलो। ठीक है, एक बार पूरा चेक कर लो यहाँ तक का। ये पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, अपने को इसमें क्वेश्चंस वाला पार्ट नहीं है, सिर्फ अपने को देके रखा है कि भाई कौन किसका रूल्स क्या है, कंडीशंस क्या है, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता है। उसका टोटल 25 मार्क्स का ही आता है। कौन सा? हाँ, 25 to 30 मार्क्स का 25 to 30 का एवरेज लेके चलो, उतना आता है आप लोगों का। जिसमें से वैल्यूएशन का एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही आएगा तुम लोगों को, जो वैल्यूएशन चैप्टर का है। दूसरा अगर आप देखोगे तो ये चैप्टर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो पार्ट आ जाता है। एफटीपी का एक क्वेश्चन, वैल्यूएशन का एक क्वेश्चन, 5 5 10 मार्क्स तो ये पकड़ के चलो। तो ये दो चैप्टर्स कभी छोड़ना ही नहीं, ये आपको करके ही जाना है वैसा है। और बाकी का जो मिसलेनियस रहेगा वो एमसीक्यू में आ सकता है, या से अपना जो वो क्वेश्चन था पिल्फरेज डिस्ट्रॉइंग और वो सब चीजें जो है उसके ऊपर केस स्टडी बेस्ड आ सकते हैं, कि उसने पिल्फरेज के लिए मांगा है लेकिन ये डिटीरियोरेशन ऑफ द गुड्स है, अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी वाला जो हमने पढ़ा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड तो वो सब आ सकता है ऐसा। तो उसी बेसिस पे आपको क्वेश्चंस बनेंगे, समझा? इधर आएगी क्या? जो उधर आना है, मेरे ना कंधे में बहुत दर्द हो गया, ऐसे देख रही हूँ ना कब से। तो बहुत कंधे में दर्द हो गया। मैंने सुबह सुबह भाग गए इतनी, और ये तबीयत खराब है मेरी भी। बहुत कुछ नहीं मालूम। हाथ पूरी है, पूरा पसीना ही पसीना आ रहा है, एकदम घुट रहा है। उधर गई थी सेक्शन पे कभी, कभी गए? तो कौन से? स्टेशन कभी गए मैं अभी रिसेंटली? कभी नहीं। हालत हो रहा था हमारी। भाई खड़े रहे वो नहीं हो रहा, कल्याण स्टेशन पे लगा लिटरली मेरा दम घुट रहा था। मैं बोली भाई कैसे करके तो ऑटो ले जाए। अरे रुकी थी मैं, ऐसे पसीना निकल रहा था। है ना? वो इधर है हाँ। मुझे तो लगता है फ्यूचर पे ना नोटबुक तो आएगा ही नहीं, ऐसे ही आएगा। एग्जाम्स भी ऐसे ही होंगे, पूरा इसका ही जमाना है अभी। एग्जाम भी ऐसा होगा कि अपने मन में बात चल रही है कि इसका आंसर ये आएगा और एआई उसको सोच के फिर लिख कर भी देगा। वैसे एग्जाम्स के लिए तो नहीं होगा। हाँ एग्जाम्स के लिए नहीं। पर एक तो ये कितना अजीब है ना कि फिर सब पूरा नहीं मार सकते। गिर जाऊंगी मैं। इसने बैठ नहीं, पता है, एकदम पतले लोग ही बैठ पाएंगे मंडी डंडे पे। अपन बैठ जाते वाली डायरेक्ट लड़की हैं। हम लोग मांडी डाल के बैठ जाते ना, मैं जानबूझ के बैठती हूँ ऑफिस में भी। चेयर मैं बैठ जाती हूँ, चेयर पे मंडी डंडे, कंफर्टेबल होता है। कंफर्टेबल रहता है। हमारे ऑफिस में सोफा भी लेकर आए हैं, तो बोला कि जिसको बैठना है ना तो सैंडल निकाल के फिर बैठो। अरे बट मैंने ऐसा ना ट्राई किया था, बट फिर ऑकवर्ड लग रहा था कि कैसे बैठे मांडी डाल के सोफा में। कोई क्लाइंट वगैरह आ गया और ऐसे बैठा है हम लोग, तो अजीब लगेगा ना, तो नहीं बैठ पाते हम लोग। तो मेरे को सर बोलते भाई अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आ फर्म में। मैंने बोला सबने कल्याण में ले लिया आर्टिकल। मैं अकेले ही मैं मन में सोच रही थी इधर मैं
निकलने का सोच रहे हो और आप मुझे बोल रहे हो कि और आर्टिकल्स को लेकर आओ। अरे मेरा मेरा तो लिटरली रोना चल रहा है ऑफिस। भाई मेरे को एम्प्लॉय का क्यों दे रहे हो हैंड ओवर। और वही चल रहा है। हमारे ऑफिस में एम्प्लॉय का वर्कलोड कम है। सीए जो भी नहीं है, नॉन सीए जो है ना, मतलब सीए की फील्ड के साथ कनेक्टेड अगर है ही नहीं, बीकॉम बीएमएस वो सब है, तो उनका वर्कलोड कम है कंपैरेटिवली। हम अभी मैं जिस हूँ ना, उनका क्या था कि हम इंटर्न इसलिए आए ताकि वर्कलोड को थोड़ा कम कर सके, सपोर्टिंग नेचर में। अभी वो लोग है ना, अभी जिस एम्प्लॉय के अगेंस्ट ढूंढ रहे हैं, वो सभी जन अभी ना नोटिस पीरियड, मतलब क्या जो भी आएंगे नए उनको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा 2 महीने का या 3 महीने का। उनके ऑफिस में सिलेक्ट होने में इतना टाइम लगा दिया तुम लोगों ने। तभी जो ये महीना और अगला महीना पूरा मेरे ऊपर है। अभी इस महीने तो भी मैं आ रही थी, अगले महीने का तो क्या पता जून में मेरी हालत है। तो बोलना अपने प्रिंसिपल को कि सर नहीं हो रहा है। उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि मैं 6 महीने इधर, तो वो तो मुझे किसी भी हालत में नहीं इतना निकालेगा। महीना। वो 2 महीना हो गया। वो किसी भी हालत में नहीं देगा, बिकॉज उसको पेमेंट करना पड़ेगा ना, मतलब पेनल्टी वगैरह। तो वो तो नहीं छोड़ेगा। हाँ भाई, बच्चे का फ्यूचर खराब कर दे, मेरे को सच्ची गुस्सा आता है प्रिंसिपल के लोगों पे। बस कमाने के लोग, सब कमाने के जंगल। तो मुझे लगता है कि शायद से उनके साथ भी बुरा हुआ होगा, इसके लिए वो सबके साथ बुरा करते हैं। बट ये तो साइकिल चलते ही रहेगा ना फिर। सब लोग यही बोलते हैं, मतलब सपोज मैं अगर कोई सीए को भी बोलती हूँ ना कि भाई ये क्या हो रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो बहुत सारे जने बोलते हैं कि नहीं उनके टाइम पर ना उनको आराम। अभी जैसे मेरे मैनेजर है, मैं उसको बोलती हूँ कि भाई क्या ये लोग हम लोग को तंग कर रहे हैं, बोल तो वो बोलती है कि उसकी आर्टिकलशिप एकदम कूल थी, 3 साल की आर्टिकलशिप। बोलती थी कि उसका भी क्लासेस रहता था ना, तो वो 12 बजे तो क्लाइंट प्लेस भी हाँ पहुंचती सब थी। 12 तक पहुंचते थे। और मैंने मुझे निकलते कितने बजे थे, तो बोलती थी मेरे को दूर जाना रहता था ना, तो मैं 7-8 बजे आराम से निकल जाती थी, 6-7 बजे के आसपास निकल जाती थी, कोई पूछने वाला ही नहीं होता था। और सर उनको कुछ बोलता ही नहीं था। मेरी मैनेजर के खुद के ये वर्ड थे। ये खुद मैंने भी देखा। मैं कल नानी से बात कर रही थी, वही बोल रही थी। तो ऐसा जरूरी नहीं है सब लोग ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। वो प्रिंसिपल, मैंने मेरे को आज तक कोई प्रिंसिपल मिला नहीं है जो अच्छा हो। और मेरे हिसाब से मतलब जितने मेरे को पता चले हैं कि ये प्रिंसिपल्स अच्छे हैं, बच्चों के लिए सोचते हैं, तो उधर काम अच्छा नहीं है। हम्म। काम मतलब ठीक है, किसी को जम रहा है तो जम रहा है, मेरे को नहीं जम रहा है। अभी मेरे पुराने फॉर्म के प्रिंसिपल बहुत अच्छे थे, काम मुझे नहीं जम रहा था। मतलब उतना दिमाग नहीं लगाना था ऐसे। बोर होता, मेरे को मन ही नहीं करता था ऑफिस जाओ। वो तो किसका लेकिन मेरा मतलब खुद ऐसा भी होता था वही कि हुआ है। वहां पे जाके मेरे सर दुखता था जो काम मेरे को देते थे। अभी मैं भी बोल रही हूँ ना, तो काम में उतना मजा नहीं आता। ऐसे भी ऐसे भी में जाके ना बेसिकली टेक्निकल काम है। तुम्हें टी कोड्स रन करने हैं या फिर जो भी चीजें है वो डालनी है। और फिर उसके बाद का जो डेटा आएगा उसके ऊपर तुम्हें जैसा वर्कआउट करना है और फिर पोस्टिंग्स करनी है। मैं पता है रोज का काम क्या था, मतलब मोस्टली ऑडिट के सीजन में बोलते थे एमआर बना। है तो ना क्या। एमआर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, कुछ नहीं बोलते थे, लास्ट ईयर का कॉपी पेस्ट करो हाँ। और पूरा रीड करो, करंट ईयर के फाइनेंशियल के साथ कंपेयर करो, जिधर जो अमाउंट चेंज होगा वो अमाउंट अमाउंट चेंज चेंज। करना। कितना गुस्सा आता था। मेरे को ही देते थे। फिर दूसरी चीज बोलते थे बैंक एंट्रीज पास करो, अरे भाई क्या हाँ। गुंडा। मैंने एक एंट्री पास कर दी, ठीक है, अकाउंट का नाम रख दिया, उसी को ही मैं कॉपी पेस्ट करके खाली अकाउंट चेंज कर दी थी, अमाउंट चेंज कर दी थी, हो गया। बहुत गुस्सा था, सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम। क्योंकि ठीक एक्सेल है। मिल जाता था, बैंक एंड जो भी रहता था, तो एक्सेल से बस कॉपी पेस्ट कर दी थी। फिर उन्होंने ये लाया, बैंक एंट्रीज के लिए उन्होंने कुछ टैली में फीचर आया था, क्या बैंक एंट्रीज का एक्सेल है ना डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। तो अरे वो भी मेरे को ही देते थे पागल लोग। मतलब एक्सेल में अरेंज करना पड़ता था एंट्रीज को अकॉर्डिंगली, तो वहां से अरेंज वगैरह कर कर फिर वो खुद ही टैली एंट्री पास कर देता। तो अभी बस टैली ने एंट्री तो पास किया, बट 100% एक्यूरेसी नहीं रहता था उसमें, वो रीचेक। तो वो रीचेक करो। हाँ, मतलब सॉर्ट ऑफ हर जगह ऐसे ही है कुछ ना कुछ। हाँ, तो काम नहीं जम रहा था ना मेरे अभी को। ट्रांसफर प्राइसिंग तुमने किया तो काम कैसा था, मतलब उसमें
अच्छा है, काम अच्छा है। बट यार कितना वर्कलोड है भाई। वो पता है नोटिस आया और क्लियरली नोटिस में बोला है 2 दिन में नोटिस का सबमिशन करो। अरे पागल हो क्या। और नोटिस भी अच्छा खासा लंबा पीई के रिलेटेड था कि एक एंटिटी है उसको आपको पीई डिक्लेयर करना है कि उसका इंडिया में पीई है। 2 एंटिटीज थी, एक यूके की है और एक इंडिया की है। तो वो दोनों सेपरेट एंटिटीज है ना कंपनीज एक्ट में भी। तो जो ऑफिसर है ना उसने डिक्लेयर किया कि वो जो इंडियन एंटिटी है ना उसकी पीई है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। और अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है मतलब इंडिया में एजेंट है, मतलब आपकी इनकम अक्रूर राइज इन इंडिया हो रही है, आपकी आपको पूरी tax- इनकम जो है वो इंडिया में टैक्सेबल है। और हमारा क्लेम था कि नहीं, जो सिर्फ इंडियन इनकम उस एंटिटी की है सिर्फ वही टैक्सेबल है, क्योंकि इंडिया में वो है ही नहीं, हाँ एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। बहुत बड़ा नोटिस था। मेरे को ज्यादा काम करने नहीं दिया क्योंकि वो 2 दिन का ही था ना। तो फिर ऐसा था कि जो एकदम सीए वगैरह हो वही डायरेक्ट ड्राफ्टिंग करे, तो दूसरे को दिया, मेरे को बीच बीच में लिया हेल्प के लिए। बट ऐसे 2-2 दिन के नोटिस आते हैं, मेरे को गुस्सा आता है। नोटिस थोड़ा लंबा नोटिस देता कि मैं सीख सकूं ऐसा। अरे 2 दिन का दिया ना, तो मेरे को रात को 1-1 बजे तक भी काम करना पड़ता, मैं वर्क क्लासेस फ्रॉम भी होम करती थी कि नहीं, ऑफिस आती थी। तो फिर सर से परमिशन लेके हम लोग घर आ जाते थे। फिर रात को लेट तक बैठ के करते थे, वो सर खुद ही बोलते थे कि घर जाओ घर जाके करो। तो सर को पता है 1 o'clock तक बैठ के करना ही पड़ेगा, 2 दिन में कहाँ से करेंगे, नहीं तो। नोटिस इसका ड्यू डेट का प्रॉब्लम है, नहीं तो ट्रांसलेट रेज्यूम में अच्छा खासा सीखने के लिए है। न्यू फील्ड है ना, हमने पहले कभी किया नहीं है। तो तू जो भी करेगी तेरे को लगेगा अच्छा ये मैंने न्यू ही किया है। अभी बैंक एंट्रीज मेरे को करने बोला, अभी मुझे बैंक एंट्रीज मैंने अकाउंट्स में ऑलरेडी किया है। या मेरे को कोई अकाउंटिंग एंट्री भी बोलते तो मैंने अकाउंट्स में ऑलरेडी किया है, तो मेरे को नहीं जमेगा वो। कि जो चीज मैंने ऑलरेडी सीख ली हुई है वापस से करने बोलोगे तो नहीं करेगी, मतलब अच्छा ही नहीं लगेगा मुझे। मैं ऐसे आर्टिकलशिप में सीखना भी है तो कुछ नया सीखूं ना, हम्म सेम चीज सीखूं क्यों। फिर मेरे को ऑडिट डाला था ऑडिट में। फिर बट उनके कंपनी से इतने छोटे छोटे होते थे, ऑडिट में कुछ करते ही नहीं थे, ऐसे वाउचिंग वाउचिंग करो बैठ के पूरा दिन, वो क्या ऑडिट। बोलने में वो इशू है। तो मेरे को उसमें भी गुस्सा आने लगा, मैं मेरे को ऑडिट से चिढ़ लगने लगी। आर्टिकलशिप का मुझे मेन तो वही की लेकिन बहुत क्लेरिकल छोटा मोटा काम दे देते हो। तो इसीलिए मेरे को नहीं लग रहा था। अभी मेरे ऑफिस में अभी मैं जब स्टार्टिंग में आई थी ना तो छोटा मोटा काम मुझे दे रहे थे। अभी डायरेक्ट पार्टनर है ना, वो मेरे को बोलती है अच्छा ये जो प्रिंटिंग वगैरह का काम है ना किसी को दे दे। मेरे को छोटा मोटा काम नहीं देती। मुझे भी स्टार्टिंग में वही किया है छोटा मोटा काम। मेरे को 3 महीना दिया छोटा मोटा काम, अभी नहीं देते छोटा मोटा। हम वो एकदम रेयर केस में अभी मेरे पास काम ही नहीं है, तो बोलते कि तुझे कर ले खुद ही तू ये काम रहेगा मेरे पास कुछ ज्यादा ही, तो बोलते कि किसी और को दे दे। Settle the pending disputes related to the custom duties in a speedy manner. तो pending disputes मतलब सारे disputes। अरे यार ये कैसे निकालते हैं। अरे यार करेक्ट। मैम इधर जो पॉइंट लिखा है, वन टाइम अपॉर्चुनिटी टू सेटल पेंडिंग डिस्प्यूट, बराबर तो है। जितने भी डिस्प्यूट्स पेंडिंग होंगे सब एक ही एक साथ हो जाएगा बट वो एक रिलेटेड होगा, अलग अलग क्यूमुलेटिव तो 4 अलग अलग केसेस चल रहे हैं उसका नहीं होता है ना। वो सब चीजें वो लोग करके देंगे एक ही केस की वजह से अगर बहुत सारी चीजें चल रही, हाँ सब्जेक्ट मैटर जो है वो एक, जो क्राइटेरिया है वो एक ही होना चाहिए, तो उसके रिलेटेड जो भी चार्जेस रहेंगे वो सब एक साथ ऐसा। चल आगे बढ़े। नेक्स्ट
अब अपने को देखना है कंटेंट्स ऑफ एफटीपी पॉलिसी, बराबर है। अब एफटीपी पॉलिसी के अंदर क्या क्या कंटेंट्स दिए, सबसे पहले चीज हैंडबुक एक उन लोगों ने देके रखा है, जिसके अंदर सारा का सारा चीजें आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है, विद डेफिनेशंस, विद व्हाट इज कि रीड कैसे करना है, क्या करना है, वो सब चीजें इसके अंदर आ जाएगी। इट कंटेन 11 चैप्टर्स कवरिंग द प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिसी, पूरा का पूरा अप्लाई कैसे करना है, क्या करना है। It has been notified by the Director General of the Foreign Trade on 1/4/2023, amended from time to time. Also contains appendices and ayat निर्यत forms containing various appendices and form relating to the procedural aspect. बराबर है कि नहीं है? Plus input output ratio जो रहता है अपना, इनपुट आउटपुट नॉर्म्स क्या होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं SION नॉर्म्स। अब इसमें क्या रहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट के लिए बनाना है, तो उसके लिए 1,20,000 क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज 20,000 का वेस्टेज होता है। तो वो इनपुट आउटपुट काम होता है कि नॉर्मल वेस्ट कितना होता है, तो उसके साथ वो लोग अलाउ करते हैं कि इतना प्रोडक्ट आप ड्यूटी फ्री लेके आओ, क्योंकि आप उससे इतना प्रोडक्शन बना ऐसा। तो दैट इज इनपुट आउटपुट नॉर्म्स व्हिच आर यूज्ड based on the SION. Exporters are provided the facility to make the duty free imports of input required for manufacturing of the export under the duty free exemption scheme or advance authorization and DFI। समझ में आया? तो ये इनपुट आउटपुट नॉर्म्स के हिसाब से अगर आप करते हो तो आपको उसके हिसाब से इनपुट आउटपुट जो है वो सब चीजें मिल जाएगी। ITCHS जो है दैट इज योर नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन, 8 डिजिट नंबर होता है अपना जो जीएसटी के लिए अपन यूज करते हैं, सेम नंबर वही चीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो वही चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देके रखा है। शेड्यूल 1 अगेन इम्पोर्ट का चलेगा, शेड्यूल 2 जो है वो एक्सपोर्ट पॉलिसी टैरिफ एक्ट वाले, कस्टम्स टैरिफ एक्ट है ना अपना, वही सेम चीजें यहाँ पे है। उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे देखेंगे। एंडिंग एक्सक्लूडिंग द आइटम्स व्हिच आर फॉर्मेट लिस्ट। फॉर्मेट लिस्ट क्या होता है, स्पेसिफाइड व्हाट इज कि आप लोगों का ये स्पेसिफाइड केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, व्हाट इज कि मटेरियल, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी। ये स्पेसिफाइड व्हाट इज की चीजें होती है जिसको हम लोग बिना अप्रूवल, बिना चीजों के इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो उनको हम लोग एक्सक्लूडेड कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं, जिसको बोलते हैं फॉर्मेट आइटम्स। समझ में आया? Foreign trade policy vis-a-vis the tax laws. The FTP is closely knit with the customs and GST law and excise state laws. However, the policy of provisions are per se do not override the tax laws. तो हमेशा FTP पॉलिसी जो है ना वो टैक्स लॉ के हिसाब से ही चले, वो कभी भी आपके टैक्स लॉस को ओवरराइड करने का नहीं सोचो, ये नहीं है। समझ में आया? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एफटीपी पॉलिसी के हिसाब से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो कर लोगे, बट टैक्स तो टैक्स लॉस के हिसाब से ही लगेगा, विच इज इधर योर कस्टम्स और इधर योर जीएसटी लॉज एंड, बराबर है कि नहीं? तो इसी के लिए उनको इसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही क्या करना पड़ता है, एप्लीकेबल करना पड़ता है, चलाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट स्कोप ऑफ एफटीपी, ये सारा चीजें इसके अंदर कवर्ड होती है, इतने सारे। सबसे पहला चीज लीगल फ्रेमवर्क आ जाएगा अपना, जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, देन डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स। बहुत सारे इंडिया के डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसको हम लोग डेवलप करके एक्सपोर्ट हब्स के हिसाब से लेके आएंगे। ड्यूटी एग्जेम्पशन या रेमिशन स्कीम्स जो है, ईपीसीजी स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ठीक है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है, ईएसटीपीज है, ईएचटीपीज है, सॉफ्टवेयर के लिए एसटीपीज है, आप लोगों का बीटीपीएस है, तो ये सब चीजें आ गई। डीम्ड एक्सपोर्ट किसको बोलेंगे अपन, जो अपन डीटीएस एससीजेड वगैरह में करते हैं एंड ऑल, ठीक है। क्वालिटी कंप्लेंट्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स को किस तरह से हैंडल करेंगे। क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग इन डिजिटल इकोनॉमी, दैट इज आप लोग का ऑनलाइन ट्रांसफर्स, वो सब चीजें आ जाएगी। देन फॉर्मेट आइटम्स जो हमने बोला, स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज वाला पार्ट, एंड डेफिनेशंस का लास्ट। समझ में आया? पूरा का पूरा हमको पढ़ना है क्या, जितना जितना दिया हुआ है उतना ही अपने को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, सिंस इंडिया रेटिफाइड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, देयर आर स्पेशल फोकस ऑन इंप्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स। DGFT in consultation with export promotion councils and trade industry bodies are dedicatedly functioning as facilitators of export and import। तो वो लोग भी क्या कर रहे हैं कि भाई हम लोग WTO के मेंबर नेशन के अंदर आते हैं, तो हम लोगों को भी उसके हिसाब से ही पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे उन लोगों ने एक्शन प्लान उनका क्या है, पहला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अचीव करना, ताकि अच्छे से व्हाट इज की सिंप्लिसिटी वे में पीपल कैन कम इनटू दिस इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, ठीक है। रिडक्शन इन द कार्गो रिलीज टाइम, जितना कम होगा उतना ज्यादा इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स होंगे, कंटेंशन कम होगा, तो चीजें इजी होगी, ठीक है। पेपरलेस रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, अब ये तो पूरा का पूरा आपका आइसगेट के पोर्टल के थ्रू ही होता है। ट्रांसपेरेंट एंड प्रेडिक्टेबल लीगल रिजीम, इम्प्रूव्ड इन्वेस्टमेंट, और जैसे कि आपका बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट आ जाता है। इन द व्यू ऑफ द सेम फॉलोइंग फैसिलिटेशन मेजर्स हैव बीन इम्प्रूव्ड। पहला, फ्री पैसेज आर गिवन टू एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट एज देयर विल बी एनी, जब तक सीजर या कुछ ऐसा नहीं होता तब तक फ्री पैसेज दे देंगे, लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल विंडो सिस्टम फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सपोर्ट ऑफ पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स है तो फटाफट एक्सपोर्ट करने के लिए एक सिंगल विंडो अलग से दे देंगे वो लोग, ठीक है। DGFT इज इंप्लीमेंटिंग द निर्यात बंधु स्कीम फॉर मेंटरिंग द न्यू एंड पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स एंड इंटीग्रेटिंग ऑफ द फॉरेन ट्रेड थ्रू काउंसलिंग। तो यहाँ पे नए नए लोग हैं जो ये बिजनेस के अंदर आना चाहते हैं, तो उनको काउंसलिंग देना, उनको इजीली ये चीजों में डालना,
प्रोसेस समझाना एंड ऑल, वो सब चीजों के लिए वो लोगों ने ये स्कीम्स निकाल के रखी है, जहाँ पे लोग ट्रेनिंग वगैरह देंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे ये सारी चीजों को। ठीक है। डीजीएफटी ऑनलाइन कस्टमर पोर्टल एक उन लोगों ने बना के रखा है फॉर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इंक्लूडिंग द एक्ट्स, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, ऑनलाइन फैसिलिटीज फॉर ईआरएमसी, आरसी रिलेटेड प्रोसेसेस, ई सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन, क्वालिटी कंट्रोल, ट्रेड डिस्प्यूट्स, ये सब चीजों के लिए डीजीएफटी ने क्या करके रखा है, ऑनलाइन फॉर्म्स लगा के रखे हैं। तो आपको कहीं पे आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, एवरीथिंग कैन बी डन बाय सिटिंग एट द ऑफिस ऑनलाइन। समझ में आया? तो दे आर डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। DGFT has undertaken a number of IT initiatives to enable a paperless, contactless and transparent environment for availing the benefit of export promotion schemes. Again वही वाला पार्ट आ जाता है। अभी तो आजकल पेपर वाला फॉर्म सबमिशन तो बहुत ही कम हो गया है, सारा का सारा चीजें आपका ऑनलाइन बेसिस पे है। डेडिकेटेड 24/7 हेल्प डेस्क फैसिलिटी है जो DGFT ने डाल के रखा, जहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, जो भी अगर आपका प्रॉब्लम आता है, कार्गो अटक गया है, कोई क्लियरेंस बचा हुआ है, कोई इशू आ रहा है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके वो चीजों का सोल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द कस्टम्स डिपार्टमेंट, तो बहुत सारी चीजें उन लोगों ने करके रखी है। ट्रेड फैसिलिटेशन में उन लोगों ने क्या करके रखा है, यहाँ पे स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन करके उन्होंने ये चीजें करके रखी है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन कोर्स ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ द एफटीपी एंड व्हेन इट डीम्स फिट रीजनेबल मे सीक द व्यूज एंड सजेशन ऑफ द कमर्शियल। अब ये पॉइंट क्या बोलता है, ये वाला पार्ट समझ लो। कोई भी नया काम अगर डीजीएफटी करता है या व्हाट इज की नया कोई पॉलिसी या कोई इनिशिएटिव लेके आता है, तो दे हैव एन ऑप्शन कि वो लोग स्टेक होल्डर्स से 30 डेज का टाइम लेके उनके सजेशंस को ले सकते। जैसे अपना आईसीआई वगैरह करता है, कमेंट्स इनवाइट करता है, सेम चीज वो लोग कमेंट्स इनवाइट कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। इनको करना है तो ये लोग कर सकते हैं। जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनको बोलेंगे कि 30 डेज का मैक्सिमम टाइम लिमिट अपन दे देंगे, जो भी पॉलिसी है, जो भी फॉर्मुलेशन अपन कर रहे हैं उसको वेबसाइट पे होस्ट कर देंगे, पीपल विल सी दैट पर्टिकुलर पॉलिसी, उनके कुछ कमेंट्स वगैरह देंगे तो वो लोग रिप्लाई कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं ये चीज अपन ने लाइव नहीं करनी चाहिए या इनके सजेशंस की जरूरत नहीं है, तो वो लोग नहीं भी करेंगे, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद या तो फिर अब देखो कब कब कर सकते हैं। पहला ये देखो यहाँ पे उन्होंने क्या देके रखा है कि सिक्योरिटी व्यूज है, तो इन दैट केस वो लोग नहीं करेंगे। रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, अपने जितने भी लोग हैं जो इसके आपके इन्वॉल्व रहेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ एफटीपी, दिस इज व्हाट वी से कि रिगार्डिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ द एफटीपी पॉलिसी। टाइम पीरियड कितना दे सकते हैं, 30 डेज का आप लोग टाइम पीरियड उनको दे सकते हैं। एक और चीज, अगर एफटीडीएनआर को लगता है कि नहीं नहीं अपने को जरूरत ही नहीं है किसी का अप्रूवल लेने की, डीजीएफटी को लगता है कि नहीं जरूरत है, वो लोग नहीं लेंगे, अपने हिसाब से वो लोग पॉलिसी फॉर्मुलेट करके देते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने कमेंट्स दिए थे, आपके कमेंट को कंसिडर नहीं किया गया फॉर एनी विच रीजन, तो द DGFT कैन गिव अ क्लैरिफिकेशन दैट व्हाई दे हैव नॉट कंसिडर्ड योर कमेंट, बट यू डू नॉट हैव अ लीगल थिंग टू आस्क कि तुम लोगों ने क्यों नहीं। उनका मन करेगा या उनको लगेगा तो वो लोग क्लैरिफिकेशन देंगे, अगर उनको नहीं लगता है तो वो लोग नहीं देंगे। अंडरस्टूड विद दिस पार्ट? ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वही बोला, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट ऑब्लाइज्ड और मैंडेटेड टू डिस्क्लोज द रीजंस फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द व्यूज एटसेट्रा दैट हैज पोटेंशियल और विलिंग एडवर्सली इफेक्ट है, एडवर्सली अफेक्टेड फूड इकोनॉमिक या नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट वगैरह करेगा कोई भी सेगमेंट के अंदर, बराबर है। या तो फिर एड्रेसिंग द मैटर्स अनरिलेटेड टू द ट्रेड सर्विंग नैरो प्राइवेट स्पेशल अगर इंटेंट्स है, वो वाला पार्ट आ जाता है। या तो फिर डिस्क्लोजर कॉन्फिडेंशियल है, तो इन दैट केस ये सब जगहों पे वो अगर डिस्क्लेमर नहीं भी देता है, आपकी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं भी देता है या कंसिडर नहीं भी करता है, तो दे आर नॉट, उनको ऑप्शन लेके रखा है कि उनको लगेगा तो वो लोग आपका डिसीजन ले सकते हैं, बराबर है। बट अगेन यू डू नॉट गेट एनीथिंग लीगल बाइंडिंग कि अगर उन्होंने उनका आंसर नहीं दिया तो आप उनके ऊपर केस करके वो आंसर वगैरह ले सकते हो, ऐसा कुछ भी लीगल बाइंडिंग नहीं है। इट इज जस्ट एन ऑप्शन विच इज गिवन। समझ में आया? रीजन फॉर नॉट इनकॉर्पोरेटिंग योर व्यू जो भी हमने पढ़ा, अफेक्टिंग द रिलेशंस, अफेक्टिंग सिक्योरिटी, कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसीज है, अनरिलेटेड मैटर्स है, या तो फिर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। तो ये सब चीजें तो जैसे आपका जो व्हाट इज सजेशन है वो नहीं भी लिया जा सकता है, इट इज अप टू देम। ठीक है। ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, एईओस कौन होते हैं? एईओस आर स्पेसिफिक ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स जो एक लेवल ऑफ एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको हम लोग ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स बोलते हैं, एईओस। और इनको बहुत सारे फैसिलिटीज और ये सब चीजें मिलती है क्योंकि ये लोग क्या करें, मेजर एक्सपोर्ट्स कैरी आउट कर रहे हैं। समझ में आया? अंडर द एईओ प्रोग्राम ऑफ इंडियन कस्टम्स, बिजनेस एंटिटी एंगेज इन द इंटरनेशनल ट्रेड is granted the AEO status if it is approved by the customs compliant which is supply chain security standards। तो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स रहेंगे जो अपने को एग्रीमेंट करने पड़ेंगे, बराबर है। ठीक है। इनके लिए बेनिफिट्स क्या क्या होता है, एनहांस बॉर्डर क्लियरेंसेस आ जाते हैं, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी मेजर्स हो जाते हैं, ग्रेटर फैसिलिटेशन सेल्फ सर्टिफिकेशंस मिल जाते हैं, बहुत सारे सेफ पैसेजेस वगैरह इनको ऑप्शंस रहता है, मतलब इनके गुड्स का क्लियरिंग फटाफट हो जाएगा, प्रोसेसिंग फटाफट हो जाएगा, पेपरिंग का, और व्हाट इज प्रेफर्ड एक्सेस मिलेगा उन लोगों को, ये सब चीजें उनके लिए आ जाए। ठीक है। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, अब ये क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे टाउन्स होते हैं जो क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे इंडिया में अपने बहुत सारे ऐसे हब्स है जहाँ से बहुत एक्सपोर्ट, ठीक है,
तो इसके लिए सिलेक्टेड टाउन्स व्हिच आर कंट्रीब्यूटिंग हैंडसम टू द इंडियन एक्सपोर्ट, तो वो लोग क्या करेंगे, वहां पे उन लोगों को डेवलप करने का देखेंगे, नए मार्केट्स अपॉर्चुनिटीज देने का देखेंगे, वैल्यू चेन इंप्रूव करने का देखेंगे, एंड वो सब चीजें आ जाती है। स्टेटस होल्डर्स किसको बोलते हैं, जहाँ पे आपके एक्सपोर्ट परफॉर्मेंसेस देखे जाते हैं, जो आप मतलब वही ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम के अंदर ही आता है। करंट ईयर का आपका एक्सपोर्ट्स कितना है और पिछले 3 साल का एक्सपोर्ट्स कितना है, उसके बेसिस पे आपको स्टार्स मिलते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। समझ में आया? जैसे आपको रिकॉग्निशन मिलता है 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, जहाँ पे आपका करंट ईयर एंड पास्ट 3 इयर्स का, ईच एंड एवरी ईयर का $3 million का एक्सपोर्ट आपने किया टोटल। 3 अलग अलग, तीनों का अलग इंडिविजुअल ईयर वाइज, तो लास्ट 3 इयर्स में इंडिविजुअली 3। समझ में आया? एंड करंट ईयर एंड प्रीसीडिंग 3 इयर्स। 2 स्टार बोलेंगे जब $15 million हो जाएगा, 15 million $50 million, तो 3 स्टार, $200 million तो ये, और $800 million हो गया, तो आप लोगों का 5 स्टार रेटिंग आप लोगों को मिल जाएगी। 1 स्टार को अलग कैटेगरी थोड़ा सा रहता है, बिकॉज वो थोड़ा सा लोअर कैटेगरी के अंदर आ जाता है, और बाकी के लोगों को थोड़े बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो इसी के लिए उन्होंने देके रखा है, द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस शैल बी काउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एफओबी बेसिस। एफओबी बेसिस पे काउंट करेंगे, फ्रेट ऑन बोर्ड बेसिस पे, कन्वर्टिंग इन फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, इंडियन रुपीज में हम लोग उसको कन्वर्ट करके ले लेंगे बाद में। समझ में आया? नाउ द फॉर द डीम्ड एक्सपोर्ट एफओआर वैल्यू ले लेंगे, 1 अप्रैल का जो रहेगा उसका एक्सचेंज रेट लेके अपन उसको कन्वर्ट कर देंगे। डीम्ड एक्सपोर्ट दैट इज ईओयूज वाला और एसईजेड वाला जो अपना पार्ट रहता है डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में, उसमें भी हम लोग उसको कंसीडर कर लेंगे। फॉर ग्रांटिंग एन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस वुड बी नेसेसरी इन ऑल द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो हर एक ईयर का कंप्लाई होना चाहिए। इट इज नॉट ट्रांसफरेबल अमंग द आईसी होल्डर्स, एक का दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सपोर्ट मेड ऑन री एक्सपोर्ट बेसिस शैल नॉट बी काउंटेड फॉर एक्विजिशन। आपने एक्सपोर्ट किया था और वो री एक्सपोर्ट वहां से होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल, या तो फिर आपने इंपोर्ट किया था और उसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो चीजें यहाँ पे काउंट, क्योंकि वो इंडियन गुड्स नहीं है, आपने कहीं से तो इंपोर्ट किया और उसको री एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो काउंट नहीं है। सेम गुड्स, हाँ, तो वो नहीं काउंट होता है। आप मैन्युफैक्चरिंग करो, प्रोसेसिंग करो इंडिया के अंदर और फिर एक्सपोर्ट करो, वो चले। डायरेक्ट सिर्फ इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट किया तो नहीं, क्योंकि फिर वो मेरे लिए कोई मायने नहीं, मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटीज नहीं है। नहीं, डायरेक्ट ट्रेडिंग एक्टिविटीज नहीं आएगी, मैन्युफैक्चरिंग कुछ ना कुछ चेंजेस करके करो तो चलो। Export of items under the authorization including small SCOMET items would be included for the calculation of export performance. SCOMET items रहेगा तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। For calculating the export performance for grant of 1 star export houses, export by IEC holders under the MSME आ जाएगा, ISO BSI certification वाले आ जाएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग सिक्किम एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर वगैरह आ जाएंगे, वो सब चीजों पे भी आप लोग ले सकते हो। एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह भी कवर हो जाएगा, बट दीज शैल बी ग्रांटेड, ये जो 4 है ना, इनको हम लोग डबल वेटेज देंगे। क्या देंगे? डबल वेटेज, मतलब उनको डबल माना जाएगा। यहाँ से अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो अगर 1 करोड़ का एक्सपोर्ट किया तो उसको 2 करोड़, समझा? बिकॉज यहाँ ये स्टेट से एक्सपोर्ट करना मतलब बड़ी बात है, तो उनके लिए वो चीजें डबल आए। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो लिखा है 1 स्टार एक्सपोर्ट, सिर्फ 1 स्टार वाले के लिए 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस अगर ये 4 कैटेगरी में से कुछ भी करता है तो उनको वो वैल्यू को डबल, मतलब क्या होगा, मतलब अगर डबल किया और वो सेकंड स्टार भी जाएगा। फॉर ग्रांट ऑफ 1 स्टार है ना, वो 1 स्टार ग्रांट करने के लिए जो अपने को यहाँ पे लिमिट चाहिए, दैट इज $3 million मिनिमम। मिनिमम, बराबर है। तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, आपने अगर ये 4 कैटेगरीज में अगर आपने एक्सपोर्ट्स किए हैं तो 1 स्टार ग्रांट करने के लिए ये चारों आइटम्स को 2x ले लेंगे, और फिर अगर वो 2x 3 के ऊपर गया तो तुमको मिल जाएगा 1 स्टार। और वो उसकी वजह से 3 स्टार 4 स्टार में जा रहे तो वैसा नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, 1 स्टार के लिए ही होगा, उसके बाद फिर नॉर्मल सी भी आ जाएगा, ऐसा है। प्रिविलेजेस ऑफ स्टेटस होल्डर, क्या क्या मिलेगा? पहला, कस्टम क्लियरेंसेस बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स का सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे हो जाएगा, कुछ ज्यादा चेकिंग वेकिंग की जरूरत नहीं है। फिक्सेशन ऑफ इनपुट आउटपुट नॉर्म्स प्रायोरिटी पे हो जाएगा, 60 डेज बाय द नॉर्म्स कमेटी के अंदर आपको इनपुट आउटपुट रेशियो निकाल के मिल जाएगा आपकी प्रोडक्ट्स के लिए। एग्जाम्पशन फ्रॉम कंपलसरी नेगोशिएशन डॉक्यूमेंट्स, ये सब नहीं देना पड़ेगा, रेमिटेंस रिसीट वगैरह नहीं देना पड़ेगा। एग्जाम्पशन ऑफ फर्निशिंग ऑफ बैंक गारंटी स्कीम्स अंडर द एफटीपी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, तो वो भी नहीं देना पड़ेगा। 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस एंड अबाउट जो है उनको एक्सपोर्ट वेयर हाउसेस भी मेंटेन करने के लिए परमिट हो जाएगा, प्राइवेट वेयर हाउसेस वगैरह होते हैं ना, 1 स्टार वाले को ये नहीं है, 2 स्टार वाले एंड अबाउट को। Manufacturers who are also the status holders, that is 3, 4 and 5 stars, will be enabled by self-certifying their manufactured goods as per the industrial standards. तो लोग self certification वगैरह दे सकते हैं कि made in India है, क्वालिटी जो भी है वो वाला पार्ट। Status holders shall be entitled to export freely exportable items of free of cost basis the export promotion subject to specified annual limit. Free of cost आप कर सकते हो। Status holders would be entitled to preferential treatment in priority handling and consignment वाला पार्ट, तो इसमें आपको प्रायोरिटी सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट,
स्किलिंग एंड मेंटरशिप ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेटस होल्डर, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे प्रोग्राम्स चलेंगे जहाँ पे आप पार्टनरिंग वगैरह कर सकते हो, और ये सब चीजों की वजह से आपको बेनिफिट्स वगैरह ज्यादा मिलेंगे। ठीक है। अदर मिसलेनियस प्रोविजन में क्या आता है, डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स, तो भी ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के अंदर जो क्या हो रहे हैं ना कि भाई मतलब एक्सपोर्ट के हिसाब से वो लोग बन रहे हैं, मतलब वहाँ पे मेजोरिटी जो है वो एक्सपोर्ट होता है। जैसे आप देखोगे बहुत सारे सूरत में टेक्सटाइल्स वाला पार्ट मिलेगा, राजस्थान में आप देखोगे तो भिलवाड़ा एंड ऑल डिस्ट्रिक्ट है जो मतलब बेसिकली ये सब चीजों के लिए फेमस है। देन एग्रीकल्चर सेक्टर पंजाब जो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर आता है, तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जो मेजरली एक्सपोर्ट वगैरह के लिए उनको ये लोग और ज्यादा डेवलप करते हैं ताकि वहां से और प्रोडक्शन बढ़े और अवेयरनेस क्रिएट हो और एक्सपोर्ट के लिए हम लोग चीजें जो है वो रेडी कर सकें। समझ में आया, तो ये डिस्ट्रिक्ट्स को ऐसे टारगेट मेक इन इंडिया जो है आप लोगों का प्रोडक्ट्स है, देन आपके जितने भी गवर्नमेंट के अपने जो पॉलिसीज है उनको प्रमोट करने के लिए वो लोग ये डिस्ट्रिक्ट्स को एनेबल करेंगे। समझ में आया, ठीक है। तो ये सब चीजें आ जाएगी, एक्सपोर्ट प्रमोशन एड्रेसिंग द बॉटलनेक्स फॉर एक्सपोर्ट ग्रोथ इन द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान अगर वो लोग डेवलप करेंगे, डिस्ट्रिक्ट में और क्या नई चीजें लानी चाहिए, मशीनरी इक्विपमेंट क्या बेनिफिट देने चाहिए जिससे और एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा और ज्यादा एक्सपोर्ट कैरी होगा, उसके लिए वो लोग करेंगे। क्वालिटी कंप्लेंट्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट, सबसे पहला चीज जो भी एक्सपोर्ट होते हैं वो क्वालिटी ओरिएंटेड होने चाहिए, अगर आपको पता होगा तो टैगिंग होता है एक्सपोर्ट क्वालिटी का, फ्रूट्स वगैरह भी हम लोग लेते हैं तो उस पर स्टिकर लगा हुआ रहता है ना एक्सपोर्ट क्वालिटी वगैरह, तो वो वैसा टैगिंग होता है, दैट इज क्वालिटी ओरिएंटेड गुड्स ही सिर्फ एक्सपोर्ट होने चाहिए बिकॉज दैट कैरीज द नेम ऑफ इंडिया, तो उस केस में वो चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है, अब उसमें उन लोगों ने क्या बोला कि भाई क्वालिटी वगैरह मेंटेन करके चलना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, द necessary action is prescribed against the erring exporters and importers under the FTD and are act as amended under the FTP regulations 1993. Further, a mechanism has been laid down to resolve the complaint and trade disputes between the foreign buyers and sellers in respect of the quality of the goods and services supplied, और unethical commercial practices वगैरह अगर आपने किया तो उसके लिए प्रॉपर उन लोगों ने डाल के रखा कि कैसे ये डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व वगैरह कर सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। Committee on Quality of Complaints and Trade Disputes will be responsible for inquiring and investigating into the quality related complaints and other trade related matters within the jurisdiction of the respective IS। समझ में आया, तो जितने भी आपके disputes रहेंगे, that can be trade disputes, that can be quality disputes, जो भी आपका अथॉरिटी रहेगा वो अथॉरिटी आपका पूरा जो डिस्प्यूट्स है वो सेटलमेंट करने का वो लोग देखेंगे, ट्राई। अंडरस्टूड। स्कॉमेट आइटम्स जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं आपके एविएशन के पार्ट्स आ सकते हैं, आर्मी वगैरह के पार्ट्स आ सकते हैं, देन आप लोग के वजह से एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स वगैरह आ सकते हैं, तो ये सारे एप्लीकेशन सिविलियन ये वाली पार्ट आ सकती है, सिविलियन है, सिविलियन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एज वेल एज वेपन्स मास डिस्ट्रक्शंस वगैरह जो चीजें यूज होती है, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह है, वो सब चीजें आपकी स्कॉमेट आइटम्स के अंदर आ सकती है। समझ में आया, ठीक है। तो इन दिस केस उन लोगों ने क्या बोल के रखा है कि भाई it is either prohibited or is permitted under the authorization under the specifically exempted category. SCOMET list is our national export control list of dual items of ammunitions, nuclear related items, including software and technology that is educated to control the list of multilateral exports. तो यहाँ पे आपको अगर इन चीजों को इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है तो इन दैट केस प्रॉपर अप्रूवल के बाद ही होगा, स्कॉमेट आइटम्स डायरेक्टली फ्रीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा। समझ में आया, ठीक है, यहाँ तक एक बार कर लो, फिर प्रोविजंस रिगार्डिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे हम लोग जनरल प्रोविजंस पे चलेंगे, एक बार यहाँ तक का चेक। मेरे को तो बार बार हुआ है सर। यार मेरे को लगा 30 पेजेस का है, छोटा होगा ना, तो 30 पेजेस में पीछे क्वेश्चन रहेंगे, तो 25। अरे भाई पूरा पेपर वही है भाई, मेरे को तो निकलना है। कितने बज रहे 25 हुआ है, हम आते आते 30 हो जाएगा, 30-35 का आराम से होगा। मैं वॉशरूम जाके आती हूँ, मैं 40 को निकल जाऊंगी।